स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 2 यानी कि डेफिनेशंस को हम पढ़ने वाले हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ ये जो वीडियोस आप देखते हैं, वीडियोस लेक्चर जो आप देखते हैं, उसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम जो है पहुंच सकें, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका लाभ मिल सके और हमें भी क्या है आगे और अच्छे लेक्चर्स प्रिपेयर करने के लिए मोटिवेशन मिल पाए। तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं इस बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, जिससे क्या है यदि कोई गलती हो रही होगी तो उसको इम्प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपन। देखिए पिछली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है थोड़े से रह गए थे। एक दो पॉइंट जो थे साक्ष्य अधिनियम के बारे में, उनको अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए हमने लास्ट क्लास जो पढ़ी थी उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था, तो उसके अंतर्गत हमने एक चीज मिस कर दी थी। वो थी एक थी कि जो साक्ष्य अधिनियम है हमारा, वो क्या था? लेक्स कोरी लॉ है। क्या है आपका? लेक्स कोरी यानी कि देशीय विधि है ये। देशीय विधि क्या होती है आपकी? देखिए देशीय विधि की जब बात होती है तो देशीय विधि से तात्पर्य यानी कि लेक्स कोरी लॉ से मतलब ये लिया जाता है कि जिस देश में आपका ट्रायल हो रहा है वहां का लॉ उस पर इम्प्लीमेंट होता है। यदि आपने क्राइम कहीं भी किया हो, यदि आपका इंडिया में ट्रायल हो रहा है, तो साक्ष्य से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन हैं, किस प्रकार के आप साक्ष्य दे सकते हैं, किस प्रकार के एविडेंस भारतीय कोर्ट में एडमिट होंगे, तो उन संदर्भ में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है लागू होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो कैसा है। बीएसए जो है आपका 2023 का, उसका जो है ये लेक्स पोरी लॉ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एक पॉइंट ये मिस हो गया था। और दूसरा ये था कि साक्ष्य के जो नियम हैं, दूसरा हमसे क्या था, साक्ष्य के नियम हमसे मिस हो गए थे। रूल ऑफ एविडेंस। साक्ष्य के मुख्य नियम जो है तीन हैं, प्रमुख नियम है। उनमें पहला नियम है कि जो साक्ष्य है यानी कि जो एविडेंस है उसको विवादक तथ्य तक सीमित होना चाहिए। साक्ष्य विवादक विषय, विवादक विषय तक सीमित होना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं कि एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू। ठीक है, दूसरा है आपका जो हियरसे एविडेंस होता है, यानी कि अनुश्रुत साक्ष्य को ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। जो अनुश्रुत साक्ष्य होता है आपका हियरसे एविडेंस जो होता है, वो अनुश्रुत साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, ग्राह्य नहीं किया जाना। इसका इंग्लिश में है हियरसे एविडेंस मस्ट नॉट बी एडमिटेड। तो ये इंग्लिश का था इसका। तो देखिए अनुश्रुत साक्ष्य ग्राह्य नहीं किए जाने चाहिए। इनको जब हम आगे पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, सेक्शन 54 और 55 पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे इस रूल्स को बहुत अच्छे से। ठीक है, तीसरा रूल है आपका कि हमेशा जो है सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। सर्वोत्तम साक्ष्य, सर्वोत्तम साक्ष्य जो है दिया जाना चाहिए। तो बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। तो ये जो है तीन नियम होते हैं साक्ष्य विधि के। तो ये तीनों नियम आपको ध्यान रखने हैं। देखिए जो साक्ष्य होगा हमारा, देखिए पहले नियम को थोड़ा सा समझें हम। तो पहला नियम ये कहता है कि जो भी आप एविडेंस देंगे कोर्ट के सामने, वो आपके जो भी विवादक विषय हैं उन तक सीमित होना चाहिए। यानी कि जो फैक्ट इन इशू हैं बाद में, या जो भी कार्रवाई आपकी चल रही है उसमें जो भी डिस्प्यूटेड फैक्ट हैं उन तक सीमित होना चाहिए। जो चीज डिस्प्यूटेड नहीं है उसके संदर्भ में साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। पहला नियम ये कहता है। दूसरा ये कहता है कि जो सुनी सुनाई बातें हैं, यानी कि जो सुनी हुई बातें हैं, आपने खुद से उन चीजों को नहीं जाना है, वो बातें जो है साक्ष्य में नहीं लाई जानी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि हमेशा सर्वोत्तम साक्ष्य जो है कोर्ट के सामने लाना चाहिए। सर्वोत्तम साक्ष्य की हम बात करेंगे आगे। सर्वोत्तम साक्ष्य क्या होगा, ये मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी थी। पिछली क्लास में ये बातें बताने से थोड़ी सी रह गई थी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं हम
सेक्शन 2 यानी कि जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का परिभाषा खंड है। देखिए, किसी भी अधिनियम को समझने के लिए उसमें प्रयोग किए गए शब्दों का अर्थ आपको जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप उस अधिनियम के या उस कानून के ऑब्जेक्ट को तभी जान सकते हैं जब आपको उस संदर्भ में प्रयोग किए गए शब्दों का सही मतलब पता हो। इसलिए किसी भी कानून का डेफिनेशन क्लॉज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सेक्शन 2 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, उसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो है डेफ परिभाषाएं की गई हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले अपन इस परिभाषा को। तो देखिए, सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो क्लॉज बताए गए हैं उनमें डेफिनेशन दी गई है। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, और इन दिस अधिनियम अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इसका मतलब देखिए, किसी भी अधिनियम में जब परिभाषा खंड होता है उसमें ये लाइन जरूर लिखी रहती है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी जिस अधिनियम को हम पढ़ रहे हैं, उस अधिनियम में जिस विषय के संदर्भ में जो वर्ड प्रयोग किए गए हैं और उनकी जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, उनको उसी सेंस में समझना है जब तक कि अन्यथा समझने के लिए उनको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रख। ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए के अंतर्गत सबसे पहली डेफिनेशन की गई है, वो है आपकी कोर्ट की। देखिए, कोर्ट शब्द की यहाँ पे परिभाषा नहीं की गई है, बल्कि क्या है, यहाँ पे ये बताया गया है कि कोर्ट शब्द के अंतर्गत आता क्या क्या है। इस परिभाषा को देख लेते हैं तो और क्लियर होगा। देखिए, न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। Courts include all judges and magistrate and all the person except arbitrator legally authorized to take evidence। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि कोर्ट में इंक्लूड क्या है, कोर्ट को डिफाइन नहीं कर रहा है। यदि कोर्ट को आपको समझना है डेफिनेशन, तो सेक्शन आपका है 2 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज 5 बीएनएस। वहां पे हमने जब बीएनएस की जो क्लास पढ़ी थी डेफिनेशन क्लॉज की, तो उसमें हमने इस परिभाषा को समझा था अच्छे से कि कोर्ट क्या होता है। ठीक है, आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं डेफिनेशन क्लॉज के, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं वहां पर जाकर। और आप पुराने कानून के हिसाब से सेक्शन 20 में था पहले कोर्ट को परिभाषा, तो उसके लिए भी एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं कोर्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। इसमें जो बताया गया है वो बताया गया कि कोर्ट के अंतर्गत सभी न्यायाधीश, यानी कि ऑल जजेस इसमें आते हैं। कौन? ऑल जजेस इसमें हैं आपके। और मजिस्ट्रेट आपके ऑल मजिस्ट्रेट इसमें आते हैं। मैजिस्ट्रेट्स इसमें आते हैं आपके। और ऑल पर्सन जो कि ऑथोराइज्ड हों, ऑल पर्सन सभी व्यक्ति जो ऑथोराइज्ड हैं, किस लिए? लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन इसमें नहीं आता है, क्या नहीं आता है आपका? नॉट इंक्लूड इन कोर्ट। तो इसमें आपका जो है आर्बिट्रेटर्स जो रहते हैं आपके, वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। आर्बिट्रेटर्स इसमें नहीं आते, यानी कि मध्यस्थ जो हैं इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो मध्यस्थ हैं वो न्यायालय में नहीं आते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके प्री एग्जाम के लिए। अब आती है अगली डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में। तो देखिए, क्लॉज बी में जो है कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन दी गई थी, जिसे हम आगे जो है प्रजम्पशन के साथ में हम पढ़ेंगे तो समझने में आपको आसानी होगी। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज क्लॉज डी की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गा घा ये वाला है, घड़ी वाला घा है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है आपको। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी के अंतर्गत आपका आता है D4 डॉक्यूमेंट। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि D4 डॉक्यूमेंट है। देखिए, डॉक्यूमेंट की परिभाषा हमने भारतीय न्याय संहिता की जब सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 8 पढ़ा था, उसमें भी हमने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को पढ़ा था। तो वहां पे और यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, और जो पहले की साक्ष्य अधिनियम में परिभाषा थी उसमें भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है, वो भी हम इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद समझेंगे। देखिए, दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों के द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रायोजन से, प्रायोजन क्या है आपका? रिकॉर्डिंग से उपयोग किए जाने के लिए आशयित हो या उपयोग किया जा सके। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी इंक्लूड है।
तो देखिए जो डेफिनेशन की गई है इसको थोड़ा सा विस्तार दिया गया है इस डेफिनेशन के, जो पुरानी डेफिनेशन थी उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे देखिए जो अन्यथा अभिलेखबद्ध, ये एक वर्ड यहाँ पे जोड़ा गया है, और इसके अंतर्गत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी इसमें शामिल करने के लिए इसको जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। तो देखिए डॉक्यूमेंट से तात्पर्य ये है कि कोई भी विषय है जिसको हमने किसी भी पदार्थ पर, चाहे वो पदार्थ से मतलब कोई भी धातु हो सकती है, चाहे वो कागज हो सकता है, पेड़ हो सकती है, दीवार हो सकता है, पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनके उस पदार्थ पर हमने क्या किया, अक्षर से कुछ लिखा है, अंकों से कुछ लिखा है, या कोई चिन्ह बनाए हैं हमने, कोई मार्क्स बनाए हैं हमने, तो वो आपके क्या है, डॉक्यूमेंट है। यानी कि डॉक्यूमेंट से केवल लिखित में जो आपने लिखा है पत्र पर, वो केवल इसमें इंक्लूड नहीं है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रूप में भी आपने जो दर्ज किया है वो भी इंक्लूड है। जैसे यहाँ पे एक शब्द और लिखा है इन्होंने, डिस्क्राइब अदरवाइज रिकॉर्डेड। अदरवाइज रिकॉर्डेड यानी कि अन्यथा अभिलेखबद्ध का मतलब ये है कि जो हमने ऊपर बताया अक्षर अंक या चिन्ह जिसको हमने किसी पदार्थ पर लिखा, उससे अन्यथा कोई रिकॉर्ड किया गया है तो वो भी इंक्लूड है। अन्यथा से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ऑडियो फॉर्म में है आपका, ऑडियो इसके अंतर्गत आ जाएगी, इमेज है आपकी इसमें आ जाएगी, वीडियो फॉर्म इसके अंतर्गत आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये इस रूप में भी यदि आपने रिकॉर्ड किया है, इस रूप में आपने दर्ज किया है, तो वो भी आपका क्या है, डॉक्यूमेंट होगा। तो ये इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि अदरवाइज रिकॉर्डेड से मीन्स ये लिया जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, और साथ ही साथ इसमें एक और ध्यान रखना है कि ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, वो किस प्रयोजन के लिए आप तैयार कर रहे हैं। तो वो आप तैयार कर रहे हो रिकॉर्ड के पर्पज से। किस पर्पज से, रिकॉर्ड के पर्पज से। जैसे एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है। ए है एक और बी है, ठीक है। ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, किस चीज के लिए, देखिए ए का क्या है, एक स्कूल है, ए का एक स्कूल है। ये क्या करता है, बी के पास ये जो है एक शॉपकीपर है, ये दुकानदार है, ये क्या है, टेबल कुर्सी के लिए ये दोनों क्या है, एग्रीमेंट करते हैं। यानी कि 100 टेबल के लिए, 100 टेबल और चेयर जो है, बी जो है इसको सप्लाई करेगा, किसको, ए को। और कब तक सप्लाई करेगा, जून, जून मंथ के पहले पहले, क्योंकि जुलाई से स्कूल स्टार्ट होना है, तो जून महीने के पहले पहले इसको दे देगा, यानी कि अप्लाई करेगा बी। तो इसको क्या किया इन्होंने, इन सारी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए क्या किया, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट डीड जिसको बोलते हैं हम, एग्रीमेंट तैयार किया एक, जिसमें ये सारी बातें लिख दी, और इन्होंने क्या है, सारी बातें इस डॉक्यूमेंट में लिख ली। जब ये सारी बातें लिखी, तो इसका उद्देश्य क्या था, इनका इंटेंशन ये था दोनों पक्षकारों का, कि भाई इसमें हम ये सारी बातें लिख देते हैं कि 100 टेबल आपको कब तक देनी है, और कितने पेमेंट से, कितने रुपए के हिसाब से आपको पे करना है, कितना पेमेंट आप पहले देंगे, कितना पेमेंट बाद में देंगे। ये सारी बातें हमने क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में लिख ली। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट को इसको तैयार कर लिया, तो किस उद्देश्य से था कि कल को कोई भी पक्षकार डिफॉल्ट करता है अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने में, तब हम उसको कोर्ट जाएंगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट इसको दिखा देंगे कि देखिए इसमें हमने लिखा था और दोनों इसके लिए सहमत हुए थे, ये चीज थी। तो ये क्या हो गया, अभिलेखन के प्रायोजन से उपयोग किए जाने के लिए आशय हो। ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट डीड और जो एग्रीमेंट आपने किया था, वो डॉक्यूमेंट क्या है आपका, एक रिकॉर्ड के पर्पज से आपने रखा है, जो भी टर्म्स आपके बीच में हुई हैं, तो वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। अब वही बोलता है कि या तो वो अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने के लिए आशय हो, या वो उपयोग किया जा सके। तो ये जो उपयोग किया जा सके शब्द है, इसका कैसे अपन समझते हैं इसको, एक एग्जांपल से। मान लीजिए कि ए, बी, सी और डी, ये चार लोग हैं, और ये एक सैलून है, सैलून है किसका, ये एक्स नाम के व्यक्ति है, ये एक्स नाम का एक व्यक्ति है, इसका ये सैलून है, यानी कि ये ओनर है उसका। और ये चारों जो है यहाँ पे हेयर ड्रेसर का काम करते हैं, यानी कि जो बालों की कटिंग होती है वो सब यहाँ पे करते हैं। और एक ये सामान्य सा रजिस्टर है, उसमें ये अपनी एंट्री करते हैं, किसने कितनी कटिंग की, कितने रुपए किस ग्राहक से लिए, ये सारी जो है एंट्री करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, अभिलेखन के प्रायोजन से उपयोग किया जा सकता है, ये सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए ये इसको बना रहे हैं, लेकिन ये क्या है, अभिलेखन के प्रायोजन से इसको ये लोग उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स है। तो और इस दस्तावेज की जो परिभाषा थी,
इसमें ये चीज आपको दोनों टर्म्स समझ आ गई होंगी। और अभिलेखन के प्रायोजन से मतलब रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से ये चीज है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही साथ इसमें डेफिनेशन में दृष्टांत दिए गए हैं। इसमें 6 दृष्टांत दिए गए हैं, ये 6 के 6 आपको याद रखने हैं। प्री में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, प्री में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से दस्तावेज के अंतर्गत शामिल नहीं है, और आपको ये सारे दिए जाएंगे। उसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो आपको ये 6 की 6 जब दृष्टांत आपने पढ़े होंगे तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो इसका जो 6 नंबर का एक दृष्टांत है, इसको अपन देख लेते हैं। देखिए ये नया इसमें ऐड हुआ है, तो इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। कि देखिए ये बोलता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं आ पाया है ये शायद से, तो अपन इसको इंग्लिश से समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो ईमेल, सर्वर लॉग या डॉक्यूमेंट्स के रूप में है। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो ईमेल, सर्वर लॉग और डॉक्यूमेंट के रूप में है, और वो कहाँ पे है? कंप्यूटर पर है, लैपटॉप पर है या स्मार्टफोन पर है। तो ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही साथ ये बोलता है कि कोई मैसेज है, कोई वेबसाइट है, कोई लोकेशनल एविडेंस है, यानी कि जो आपकी लोकेशन से रिलेटेड कोई एविडेंस है, और कोई भी वॉइस मेल मैसेज है, और जो कहाँ पर स्टोर है? डिजिटल डिवाइस। तो वो चीज आपकी क्या है? डॉक्यूमेंट्स है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं अपन अगली डेफिनेशन की तरफ। अगली डेफिनेशन जो है हमारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 के उपधारा 1 के खंड ई में है आपकी, है ना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई। ई फोर एविडेंस है आपका। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ई फोर जो है आपका एविडेंस जो है ई में है। देखिए यहाँ पे एविडेंस की पहले अपन परिभाषा पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं। ये इसको जो है दो सब क्लॉज में डिवाइड किया गया है। ए में आपका जो आ जाएगा दस्तावेज ओरल एविडेंस आएगा, और बी में आपका क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा। तो पहले अपन पढ़ते हैं ओरल एविडेंस की। तो कथन या कोई भी सूचना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई है, जिसे न्यायालय जांचाधीन तथ्यों के विषयों के संबंध में अपने सामने साक्ष्यों के द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, या क्या करता है? अपेक्षा करता है। और ऐसे कथन या सूचना जो है आपके मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। तो क्या कहता है कि देखिए ऑल स्टेटमेंट और इंक्लूडिंग गिवन इलेक्ट्रॉनिकली which the court permits or require to be made before it witness in relations to the matter of fact under the inquiry, and such statements are called oral evidence। तो ये कहना चाहता है, देखिए कोई भी कथन और जो सूचना है जिनको कोर्ट अपने जांचाधीन तथ्यों के विषयों के संबंध में, यानी कि आपके मैटर ऑफ फैक्ट से रिलेटेड की जब वो इंक्वायरी कर रहा है, तब अपने सामने साक्ष्यों द्वारा करने की अनुज्ञा देता है, या वो अपेक्षा करता है कि वो साक्ष्यों द्वारा उस पर्टिकुलर चीज को या स्टेटमेंट को या कोई सूचना है उसको उसके सामने प्रोड्यूस करें। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? वो स्टेटमेंट्स और कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी जो देंगे वो मौखिक साक्ष्य कहलाती है। ठीक है, मौखिक साक्ष्य देखिए सामान्यतः कोई व्यक्ति जो होता है गवाही देने के लिए आता है, वो व्यक्ति आपके कोई भी कथन करता है या कोई जानकारी वो देता है, तो वो उसके क्या कहलाते हैं? मौखिक मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं, यानी कि ओरल एविडेंस कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा इसका सब क्लॉज है वो कहता है आपके डॉक्यूमेंट्स की, कि दस्तावेज के अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेज हैं, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी इसमें शामिल हैं, और ऐसी दस्तावेजें जो हैं दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जो यहाँ पे डेफिनेशन की गई है वो केवल इतना बोलता है कि कोर्ट के सामने निरीक्षण के लिए, यानी कि इंस्पेक्शन के पर्पज से कोर्ट के सामने जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? दस्तावेजी साक्ष्य कहलाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स कैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अभी यहाँ पे हमने ये देखे थे। ये एग्जाम्पल यदि आप देख पाए होंगे, समझ पाए होंगे, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होंगी। तो इस डेफिनेशन के अनुसार जो साक्ष्य हैं जो आपके मेनली दो टाइप के बताए गए हैं। एक आपका होता है मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य आपका होता है एक, यानी कि जिसको कहते हैं ओरल एविडेंस, और दूसरा आपका होता है दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम आपको ये दो ही प्रकार के साक्ष्य बताता है। ठीक है, इस डेफिनेशन के हिसाब से, और यही दो टाइप के साक्ष्य हमें जो है आगे पढ़ने को मिलेंगे। देखिए ये दो मेन एविडेंस जो है आपको साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मिलते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के साक्ष्य होते हैं, जैसे कि
आपका होता है एक प्रत्यक्ष साक्ष्य जिसको हम डायरेक्ट एविडेंस बोलते हैं। एक आपका परिस्थितिजन्य साक्ष्य होता है जब कोई एविडेंस नहीं होता है तो परिस्थितियों के आधार पर हम साक्ष्य लेते हैं जिसमें चेन को कनेक्ट करना होता है। तो उसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसको कहते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। वास्तविक साक्ष्य होता है एक रियल एविडेंस होते हैं। एक आपके हियरसे एविडेंस होते हैं। हालांकि हमने अभी पढ़ा था रूल्स कि हियरसे एविडेंस को क्या है एडमिट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि किन परिस्थितियों में जो है अनुश्रुत साक्ष्य जो है ग्राह्य किया जा सकता है। फिर एक होता है आपका प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, जो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब पढ़ेंगे तो इसी के पार्ट में हम प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपके जो होते हैं तो अलग जो है साक्ष्य होते हैं, कोर्ट में आते हैं इतने साक्ष्य। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एविडेंस क्या होता है। अब बढ़ते हैं अपन अगली डेफिनेशन। अब आपकी अगली डेफिनेशन है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज एफ में, वो है आपकी फैक्ट की डेफिनेशन यानी कि तथ्य की परिभाषा। देखिए तथ्य की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको तथ्य समझ आएगा तभी आपको क्या है एविडेंस की चीजें जो हैं आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तथ्य क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, ये सारी चीजों को आपको समझना जरूरी है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि एविडेंस एक्ट क्या किस बारे में है। देखिए तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती है ऐसी कोई भी वस्तु, तो कोई भी वस्तु इसके अंतर्गत आ रही है एक तो, और वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो क्या है इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो, यानी कि एनी थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग द परसीव्ड बाय द सेंसेस। तथ्य से मतलब कोई भी ऐसी वस्तु, वस्तु की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो आपके सेंसेस के द्वारा आप उसको क्या कर सकते हो, बोध कर सकते हो, यानी जान सकते हो, वो आपके क्या है सत्य होता है। एक ये कहता है। दूसरा कहता है कि कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, एनी मेंटल कंडीशन विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक तो कोई वस्तु, वस्तु की अवस्था है, वस्तुओं का संबंध है, वो आपका क्या है तथ्य है। और कोई भी मानसिक दशा है जिसका भान यदि किसी व्यक्ति को है तो वो भी क्या है आपका एक तथ्य है। तो इस परिभाषा के अनुसार जो है आपके तथ्य जो है दो प्रकार के हो गए। एक होता है आपका फिजिकल फैक्ट्स होता है, फिजिकल फैक्ट होता है आपका एक, दूसरा होता है आपका मेंटल। ये जो डेफिनेशन देखी थी हमने, जो पहला वाला बात करता है वो ये भौतिक साक्ष्य की बात करता है ना, जिन्हें आप इंद्रियों के द्वारा जान सकते हो। और दूसरा बात करता है आपका मानसिक दशा की बात करता है आपका, ये आपकी बात करता है मेंटल फैक्ट की। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो तथ्य होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब अपन इसको समझते हैं। देखिए हमने पहले उसमें पढ़ा कि कोई भी वस्तु क्या है आपका एक फैक्ट है, जैसे कि ये चेयर है, यहाँ पे ये जो चेयर आप देख पा रहे हैं, तो ये चेयर क्या है आपकी एक फैक्ट है। और उसकी अवस्था, अवस्था कैसी है, ये स्टेट रखी हुई है। ठीक है, और फिर तीसरा हमने देखा था कि वस्तुओं का संबंध। अब इस वस्तु का संबंध क्या है, ये ग्राउंड्स पे अटैच्ड है, मतलब ग्राउंड्स पे रखी हुई है, पार्क में रखी हुई है, ये इसका क्या है रिलेशन है। जैसे दूसरा यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे होंगे जिसमें एक कार आप देख रहे हैं, और यहाँ पे एक साइकिल है, रोड पे साइकिल पड़ी हुई है। तो आप ये चीज देख पा रहे हैं, इनको छू भी सकते हैं, तो ये आपके क्या है, ये दोनों किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके फिजिकल फैक्ट को बता रहे हैं, भौतिक फैक्ट को। जो आपके सेंसेस होते हैं यानी कि इंद्रियां जो रहती हैं वो पांच टाइप की होती हैं। एक आपका होता है साइट, साइट यानी कि देखना होता है आपका, आप देख सकते हो, और ये आपके किससे देख सकते हो, बाई आईज आप देख सकते हो, आंखों से देख सकते हो उसको। दूसरा होता है आपका साउंड, जिसे आप सुनते हो, तो कानों से आप सुनते हो, साउंड आपका होता है सुनना। ठीक है, तीसरा होता है टच आपका, टच यानी कि जिसे आप छू सकते हो। फिर आपका टेस्ट होता है स्वाद, जिसे आप चख सकते हो। और आपका पांचवा होता है स्मेल, ये आपका पांचवा सेंसेस होता है, यानी कि देख, आंख आपके सेंसेस होती है, कान, टच करना आपके हाथ, और टेस्ट आपकी जीभ, और स्मेल आपका नोज। तो ये जो है आपके पांच प्रकार के सेंसेस होते हैं। इन पांचों की मदद से जब आप किसी फैक्ट को महसूस कर सकते हो तो वो आपके किसके अंतर्गत आता है, वो आता है आपके फिजिकल फैक्ट के अंतर्गत। तो आपको फिजिकल फैक्ट समझ आ गया होगा। दूसरा होता है मेंटल फैक्ट। तो मेंटल फैक्ट क्या होता है, ये किसी भी व्यक्ति की क्या है
आपके मस्तिष्क की एक दशा होती है, जिसको आप इन पांचों सेंसेस से नहीं जान सकते। ठीक है? उसको आप महसूस कर सकते हो। किसी के भान किसी व्यक्ति को होना मतलब आप उसको महसूस कर सकते हो। आप उसे किस प्रकार से जान सकते हो, परिस्थितियों से जान सकते हो, उस व्यक्ति के डायरेक्ट इन पाँचों की मदद से आप नहीं जान सकते, लेकिन उसके कंडक्ट से आप जान सकते हो। तो ये क्या है, मानसिक तथ्य जो होता है उसको क्या है, साबित करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस उसके संदर्भ में नहीं होता है। हम उसके व्यक्ति के आचरण से उस तथ्य को जानते हैं। जैसे कि ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक लड़का जो है दुखी बैठा हुआ है। ये हम देख रहे हैं कि ये दुखी बैठा हुआ है। अब इसकी जो फीलिंग्स है वो क्या है? सैड है। अब वो फीलिंग्स को हम जान सकते हैं क्या? हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं, उसके दुख को नहीं कर सकते। उसको हम दुख को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना। सुन सकते हैं उसके दुख को, टच कर सकते हैं उसको, लेकिन हाँ, उसको महसूस कर सकते हैं उसके हाव भाव से। जैसे वो ये बैठा हुआ है दुखी, सर पे हाथ रख के बैठा है, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं? देखकर हम उसको महसूस कर रहे हैं उसको कि ये व्यक्ति दुखी है, यानी कि उसकी जो फीलिंग है उसको हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति सैड है। तो इसका जो मेंटल एलिमेंट है वो क्या है? सैड है। जैसे ये दूसरा फोटो है, इसमें ये लोग सब हंसते हुए दिख रहे हैं, स्माइल है इनके चेहरे पे, तो हम इनको खुश देख पा रहे हैं। तो इनकी जो हैप्पीनेस की जो फीलिंग है, वो ही क्या है, इनका मेंटल फैक्ट है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये खुश हैं। क्या हम हँसी को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। तो ये इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि मेंटल एलिमेंट का मतलब किसी व्यक्ति को क्या है, आपने महसूस किया हो। भान का मतलब होता है आपने उसको जाना हो या महसूस किया हो। ठीक है? किसी व्यक्ति की नॉलेज है, तो उसको नॉलेज क्या है आपका? मेंटल एलिमेंट है, आप उसको कैसे साबित करोगे नॉलेज को? तो जैसे यहाँ पे कुछ दृष्टांत दिए गए हैं, ये आप देख लेना कि कोई भी पदार्थ अमुक क्रम में व्यवस्थित है, वो एक तथ्य है। जैसे हमने देखा था कि एक चेयर है, वो किस प्रकार से सीधी रखी हुई है, तो वो एक तथ्य है। जैसे हमने कार वाला ये सीन देखा था, इसमें साइकिल क्या है, सड़क पे पड़ी हुई है, ये एक तथ्य है। तो इस प्रकार से ये दृष्टांत आपको सारे पढ़ लेने हैं, है ना? हमारी अगली डेफिनेशन है विवादक तथ्य की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और फैक्ट इन इशू इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज जी के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि एफ फॉर फैक्ट, और फैक्ट के जस्ट बाद आता है फैक्ट इन इशू। तो ये ध्यान रखना है आपको, विवादक तथ्य किस में परिभाषित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, विवादक तथ्य जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो विवादित तथ्य हैं, यानी कि जिनके बारे में विवाद है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई तथ्य आता है जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, कि अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति जो है अवश्यमेव होती है। ये उपपत्ति नहीं लिखा हुआ है, ये उत्पत्ति है। उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। देखिए, सामान्य भाषा में हम कहें तो विवादक तथ्य क्या होते हैं? विवादक तथ्य वे होते हैं जिन पर जो है कोर्ट के सामने विवाद होता है, यानी कि वे तथ्य जिन पर विवाद होता है, वो विवादक तथ्य आपके कहलाते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन के अनुसार देखिए, विवादक तथ्य वो होते हैं जो तथ्य अकेले ही या अन्य तथ्यों के साथ में आकर, जिसको किसी वाद या कार्रवाई में किसी एक पक्षकार के द्वारा कहा जाता है। प्रत्याख्यान का मतलब होता है दृढ़ कथन करना, यानी कि निश्चितता के साथ कथन करना। ये वाद या कार्रवाई में एक पक्षकार उनको कहता है और दूसरा पक्षकार उनको स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार करता है। प्रत्याख्यान का होता है मतलब इनकार करता है। और वो तथ्य क्या है? अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के या तो अस्तित्व को बताएगा या अनस्तित्व को, या उसके प्रकृति और जो विस्तार है उसकी उत्पत्ति जरूर करेगा वो। तो ऐसा तथ्य क्या है आपका? विवादक तथ्य है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पर इलस्ट्रेशंस दिया हुआ है, उस इलस्ट्रेशन को अपन एक बार देखते हैं। देखिए, बी की हत्या का ए जो है अभियुक्त है, यानी कि जो ए जो है उस पर आरोप लगाया गया है कि ए ने जो है बी की हत्या की है। तो अब इस मामले में कौन कौन से तथ्य विवादक तथ्य हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि ए ने बी की मृत्यु कारित की। एक तो पहला ये तथ्य हो जाएगा विवादक तथ्य। दूसरा ये हो जाएगा कि क्या ए का इंटेंशन जो था वो बी की मृत्यु कारित करने का था। दूसरा उसका इंटेंशन आ गया। और ये इंटेंशन जो होता है व्यक्ति का क्या है? मेंटल फैक्ट भी होता है।
तो मेंटल फैक्ट जब विवादित होता है तो वो क्या है, फैक्ट इशू में आ जाता है। ये कि ए को क्या है, बी से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, तो ये भी क्या है, विवादक तथ्य है। क्या बी की मृत्यु करने के कार्य करते समय जो ए व्यक्ति था वो क्या चित्त विकृति के कारण, यानी कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण क्या है, उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ था। तो इस प्रकार से ये सारे क्या हैं, आपके फैक्ट इन इशू हैं, यानी कि विवादक तथ्य हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। जैसे और थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पहला जो विवादक तथ्य था, क्या ए ने बी की मृत्यु कारित की, तो ये तथ्य क्या करेगा, ये किसी अधिकार, दायित्व और निर्योग्यता की पुष्टि करेगा या नहीं। देखिए, यदि ये तथ्य साबित हो जाए या ना साबित हो जाए, दोनों ही कंडीशन में बाध्य कार्रवाई में इसको इससे इनकार किया जाए या इसको कंफर्म किया जाए, है ना। तो क्या होगा कि यदि मान लीजिए कि ये तथ्य साबित हो जाता है कि ए ने बी की मृत्यु कारित की, तो ए की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी कि भाई उसको दंड पाने के लिए क्या है, ए लायबल हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि उसके दायित्व का अस्तित्व ला रहा है, उसकी प्रकृति विस्तार इनकी उत्पत्ति कर रहा है। या फिर मान लीजिए कि ये चीज डिस्प्रूव हो जाती है कि ए ने बी की मृत्यु कारित की, यानी कि ए ने बी का मर्डर नहीं किया, ये चीज साबित हो जाती है। तो ये क्या है, उसको ये राइट हो जाएगा कि वो उस आरोप से मुक्त हो जाएगा, है ना। तो उसके अनस्तित्व आ जाएगा उस फैक्ट से। जब कोई तथ्य विवादित होता है तो उस कंडीशन में वो किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति जरूर करता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी थोड़ा सा। और इसको अपन, इसका स्पष्टीकरण देख लें तो फिर इसको एक बार और समझेंगे अपन, है ना। स्पष्टीकरण ये कहता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन जो है इसके साथ में कहता है कि जब भी कोई कोर्ट विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है, वो तथ्य भी क्या है, विवादक तथ्य है। देखिए, ये बात करता है सिविल मैटर्स की। देखिए, सिविल में क्या होता है, सीपीसी के ऑर्डर 14 के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं इशू फ्रेमिंग के बारे में, तो वहां पे क्या है, कोर्ट विवादक विरचित कैसे करेगा, इस संदर्भ में जो है प्रावधान किया गया है ऑर्डर 14 सीपीसी के अंतर्गत। तो यही बताता है कि जब कोर्ट जो है सीपीसी के प्रावधानों के अधीन रहते हुए जब विवादकों की रचना कर लेता है, और उसके इनकार में, किसी विवादक के उत्तर में भी यदि किसी व्यक्ति ने क्या है, उससे इनकार किया है या उसके साथ में वो दृढ़ कथन करता है, तो वो भी एक क्या है, विवादक तथ्य माना जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें कि मान लेते हैं कि ए ने क्या है, बी के अगेंस्ट में एक सूट फाइल किया है, किसके लिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग करने के लिए ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया, लेकिन बी इस बात से इनकार करता है कि उनके बीच में कभी जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, या उसने कॉन्ट्रैक्ट से, यानी कि जो संविदा भंग है उससे इनकार करता है। तो उसने इनकार करना और सजा नहीं होना, ये कथन करना क्या है, उसका एक विवादक तथ्य है। एक सिविल का एग्जांपल और लेते हैं अपन। देखिए, ये जो है दो व्यक्ति हैं, ये एक व्यक्ति है और ये जो है बी व्यक्ति है। बी इस घर में रह रहा है, ये जो घर आप देख पा रहे हैं, बी इस घर में रहता है। ठीक है। अब ए जो है, इसके अगेंस्ट में एक डीड है इसके पास, गिफ्ट डीड है। इसके आधार पर कोर्ट में जो है इस घर के पोजीशन के लिए सूट फाइल करता है। इस आधार पर, किसके आधार पर, ये गिफ्ट डीड के आधार पर, इस गिफ्ट डीड के आधार पर जो है ए ने यहाँ पे सूट फाइल किया हुआ है कोर्ट में। और वो ये कहता है कि ये जो गिफ्ट डीड है, बी के पिताजी के द्वारा मेरे पक्ष में लिखी गई थी, इसलिए मैं इस घर का जो है मालिकाना हक रखता हूँ, और मेरे इस मामले में मालिकाना हक रखता हूँ, इसलिए मेरे क्या है, पक्ष में स्वत्व की घोषणा की जाए और मुझे जो है कब्जा प्रदान किया जाए। इसने दो कारण से ये जो है सूट फाइल किया है, कब्जा प्रदान किया जाए। ठीक है। ये दो रिलीफ इसमें मांगे हैं इस सूट में। बी जो व्यक्ति है, वो ये कहता है कि मेरे पिताजी ने कोई गिफ्ट डीड जो है निष्पादित ही नहीं की। ये क्या है, गिफ्ट डीड से इनकार करता है, इसके निष्पादन से इनकार करता है, कहता है कि उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान कोई भी गिफ्ट डीड जो है निष्पादित ही नहीं की है। तो ये जो गिफ्ट डीड है वो क्या है, फर्जी है। तो पहला इनके बीच में डिस्प्यूट, विवादक तथ्य क्या हो जाएगा, क्या जो, क्या ए के पक्ष में निष्पादित दान विलेख, यानी कि गिफ्ट डीड जो है
एक फर्जी दस्तावेज है। फर्जी या कूट रचित लिख सकते हैं यहाँ पर। कूट रचित दस्तावेज है। तो यहाँ पे विवादक तथ्य क्या हो गया इनके बीच में कि एक के पक्ष में जो गिफ्ट डीड है वही विवादित हो गई। तो एक पक्षकार कहता है कि मुझको अधिकार है, और फिर ये दूसरा ये कहता है कि भाई ये तो इस आधार पे ये क्या है, इसके कहता है कि ना ही वो कब्जे का, ना ही स्वत्व की घोषणा प्राप्त करने का अधिकार है। तो दूसरा विवाद ये हो जाएगा क्या, ए विवादग्रस्त का कब्जा, संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। तो इनके बीच में ये क्या है, डिस्प्यूटेड जजमेंट राइटिंग की जब क्लास होती है तो उसमें हम जो है विवादक प्रचित करना सीखते हैं। तो ये वही विवादक है। विवादकों का मतलब क्या होता है, विवाद क्या क्या है इनके बीच में। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि डिस्प्यूटेड फैक्ट क्या होता है। देखिए एक बार और देख लीजिए आप, विवादक तथ्य क्या होते हैं, वो तथ्य जिन पर विवाद होता है। और वो तथ्य ऐसे होते हैं जिन अकेले से ही या अन्य तथ्यों के साथ में आकर वो किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता की अस्तित्व, अनस्तित्व और प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति जरूर करते हैं। और इनको किसी बात या कार्रवाई में एक पक्षकार कहता है, तब दूसरा पक्षकार या तो स्वीकार करता है या उससे इनकार करता है। वो तथ्य क्या है आपके, विवादक कहलाते हैं, विवादक तथ्य कहलाते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इसे समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये जो है आपके, जब आप जजमेंट राइटिंग करते हैं, इशू फ्रेमिंग और चार्ज फ्रेमिंग, तो वहां पे ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं आपकी, है ना। हमारी अगली डेफिनेशंस जो हैं वो आपकी उपधारणाएं हैं। ठीक है, उपधारणाओं को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो उपधारणाओं को हम पढ़ेंगे, उपधारणाओं के बारे में है। पहले जो था सेक्शन 4 के अंतर्गत आते थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 1872 का था, उसमें जो प्रजम्पशन हम पढ़ते थे वो सेक्शन 4 में पढ़ते थे। अब वो 4 से हमें क्या है, डेफिनेशन क्लॉज में ये जो है नए वाले साक्ष्य अधिनियम में कर दी गई। तो देखिए उपधारणाएं क्या होती है, उपधारणा का अर्थ की हम बात करें तो उपधारणा का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मान लेना। देखिए प्रजम्पशन जो बना है आपका दो शब्द से बना है ना, प्री और एजम्पशन। तो यानी कि पहले से किसी चीज को अज्यूम करना, वो आपका क्या है, प्रिजम्पशन है। यानी कि पहले से किसी तथ्य को मान लेना है। जैसे हम कानून में पढ़ेंगे तो तथ्य की बात कर रहे हैं, तो किसी तथ्य के अस्तित्व को मान लेना ही क्या है आपका, प्रिजम्पशन है। जब कोर्ट के सामने किसी तथ्य के बारे में प्रिजम्पशन की बात की गई है, कोर्ट किसी तथ्य की प्रिजम्पशन करता है तो कोर्ट उसको मान के चलता है कि उस तथ्य का अस्तित्व है। तो जो प्रजम्पशन आपकी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी तथ्य की उपधारणा, जिसे हम प्राकृतिक उपधारणा भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट या नेचुरल प्रजम्पशन। दूसरी होती है विधि की उपधारणा, जिसको हम बोलते हैं प्रजम्पशन ऑफ लॉ। ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, खंडनीय उपधारणा यानी कि रिब्यूटेबल प्रजम्पशन ऑफ लॉ होती है। दूसरी होती है एक अखंडनीय उपधारणा यानी कि नॉन रिब्यूटेबल प्रजम्पशन ऑफ लॉ। और इसी को हम कहते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। देखिए सबसे पहले हम बात करें कि तथ्य की उपधारणा क्या होती है। देखिए तथ्य की जो उपधारणा होती है, ये प्राकृतिक उपधारणा भी जिसे हम कहते हैं, ये मानव के आचरण, व्यवहार और जो भी प्राकृतिक क्रियाकलाप होते हैं उनसे ली जाती है। तो वो आपकी तथ्य की अवधारणा कहलाती है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो अभी क्या है, वर्षा ऋतु चल रही है। तो बारिश के बाद क्या आता है, स्वाभाविक सी बात है सर्दी आती है, यानी कि विंटर सीजन आता है। तो ये क्या है, प्रजम्पशन है। यदि बारिश के बाद सर्द आती है, ये कोर्ट प्रजम्पशन करता है, इसको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो जैसे प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे साक्ष्य अधिनियम में, इसको मे प्रज्यूम कहते हैं। मे प्रज्यूम यानी कि उपधारणा कर सकेगा शब्द का प्रयोग किया गया है तथ्य की उपधारणा के संदर्भ में। उपधारणा कर सकेगा, मे प्रज्यूम। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तथ्य की उपधारणा को मे प्रज्यूम शब्द से इंडिकेट किया गया है, जिसे जिसकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे कि मे प्रज्यूम कब होगा। दूसरा आता है हमारी विधि की उपधारणा। देखिए ये जो उपधारणा है वो विधि के द्वारा सृजित की जाती है। यानी कि जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उस कानून के माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि कुछ तथ्यों को कोर्ट जो है मानकर चलेगा कि उनका अस्तित्व है। ठीक है, ये प्रजम्पशन ऑफ लॉ कहलाती है आपकी। इसके बाद जो है आपका प्रजम्पशन ऑफ लॉ के संदर्भ में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में
सेल्फ प्रज्यूम शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा? सेल्फ प्रज्यूम। और हिंदी में इसका मतलब होता है अवधारणा करेगा। अवधारणा करेगा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और ये जो है विधि की जो अवधारणा होती है, कोर्ट जो है साक्ष्य की मांग नहीं कर सकता है। विधि अवधारणा करेगी, लेकिन आपको उसका साक्ष्य देना होगा। साक्ष्य देने के बाद आप उसको क्या है, रिव्यूट कर सकते हो, यानी कि उसका खंडन कर सकते हो। ठीक है। और जब कंक्लूसिव होती है विधि की अवधारणा, तो उसका आप खंडन नहीं कर सकते हो, वो अखंडनीय होती है। प्रेजम्पशन ऑफ लॉ होता है जो नॉन रिव्यूटेबल होने पर आपका कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है। तो अब पढ़ते हैं हम उन डेफिनेशंस को। आई होप आपको ये प्रिजम्पशन का थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए, जो अवधारणाएं रहती हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, चाहे आप एक एडवोकेट हो या आप लॉ स्टूडेंट हैं या जज बन गए हैं, तो आपको ये अवधारणाएं बहुत काम आती हैं, क्योंकि इनका सीधा इम्पैक्ट होता है आपके बर्डन ऑफ प्रूफ पर। ये बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ से ही आपको अपने बातों को साबित करना होता है। यदि आपके पास बर्डन ऑफ प्रूफ है, मान लीजिए कि आपके संदर्भ में, आपके पक्ष में कोई धारणा है और वो धारणा आपको नहीं पता है, तो आप उस तथ्य को साबित करोगे। जब आपको पता होगा कि मेरे पक्ष में अवधारणा है, तो आपका जो सबूत का भार है वो आपसे जाकर किसी दूसरे व्यक्ति पर चला जाएगा। वो उसको ना साबित करने के लिए क्या है, सबूत देगा। तो आई होप आपको इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी कि प्रजम्पशन क्यों जरूरी होती है। अब अपन पढ़ते हैं इनकी डेफिनेशंस को। तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है हमारी मे प्रिज्यूम की। तो ये ध्यान रखना है आपको, मे प्रिज्यूम जो है सेक्शन सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज एच के अंतर्गत क्या है आपका, मे प्रिज्यूम है। मे प्रिज्यूम का हमने अभी देखा कि मे प्रिज्यूम यानी कि कौन सी होती है, तथ्य की अवधारणा होती है, अवधारणा कर सकेगा। देखो क्या कहता है कि जहां कहीं इस अधिनियम के द्वारा ये उपबंधित है कि न्यायालय, कौन, कोर्ट, किसी तथ्य की अवधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक कि वो ना साबित नहीं किया जाता है, या उनके सबूत की मांग कर सकेगा। देखिए, ये जो अवधारणा कर सकेगा, जो मे प्रिज्यूम होती है, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट में आइदर रिगार्ड सच ए फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जहां कहीं भी हम क्या पढ़ेंगे, मे प्रज्यूम अवधारणा कर सकेगा, ये शब्द हम पढ़ेंगे, तो वहां पे कोर्ट जो है ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक सकेगा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये कोर्ट का विवेक अधिकार को इंडिकेट कर रहा है। क्या है, विवेक अधिकार है, कोर्ट के विवेक अधिकार को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि डिस्क्रिएशन है उसका। यदि और जब तक उसको ना साबित नहीं किया गया है, तो कोर्ट उसको क्या मानेगा, साबित हुआ मान सकेगा। दूसरी चीज क्या है, उस सबूत की मांग कर सकता है, ये तथ्य का अस्तित्व है या नहीं, सबूत साबित करो कि इस तथ्य का अस्तित्व है। तो ये कोर्ट का विवेक अधिकार होता है, उपधारणा कर सकेगा जहां पे किया गया है। ये तथ्य की उपधारणा होती है आपकी, और ये हमेशा खंडनीय होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मे प्रिज्यूम जहां पर भी इस अधिनियम के अंतर्गत शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मे प्रिज्यूम का, तो कोर्ट वहां पे ये मानकर चलता है, मान सकेगा, यानी कि कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकता है कि वो फैक्ट जो है उसका एग्जिस्टेंस है। जब तक कि वो उसको डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता, तब तक उसके एग्जिस्टेंस को मान सकेगा, या उसके लिए खुद से ही जो है प्रूफ की मांग कर सकता है। ये जो मे प्रज्यूम है, आपको पढ़ना होगा, जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि मे प्रज्यूम कहाँ पे इस अधिनियम के अंतर्गत प्रयोग किए गए। तो सेक्शन हम पढ़ेंगे सेक्शन 88 से लेके 93 तक। तो ये जो प्रोविजन है, ये मे प्रज्यूम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मे प्रज्यूम की बात करते हैं, यानी कि सत्य की अवधारणा की बात करेंगे ये प्रोविजन। फिर दूसरा आता है आपका सेल्फ प्रज्यूम। देखिए, सेल्फ प्रज्यूम की जब बात होती है, तो अभी हमने देखा था कि ये क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ बोलते हैं इसको। ये क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ होती है, देखिए अवधारणा होती है। अब इसको पढ़ते हैं। देखो क्या कहता है कि जहां कहीं इस अधिनियम के द्वारा निर्दिष्ट है, क्या है, निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की, तो वहां कोर्ट ऐसे तथ्य को साबित मानेगा, यदि और जब तक कि उसको ना साबित नहीं किया जाता है। देखिए, वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस अंटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। तो यहाँ पे कोर्ट क्या है, किसी भी फैक्ट के प्रति यदि इस अधिनियम में ये निर्दिष्ट किया गया है कि कोर्ट उसके बारे में उपधारणा करेगा, क्या करेगा, सेल्फ प्रिज्यूम करेगा,
तो कोर्ट उस तथ्य को साबित मानेगा अनलेस अनटिल वो डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोर्ट का विवेकाधिकार नहीं है, कोर्ट बाउंड है, मानेगा लिखा है ना। जब इस अधिनियम में कहीं पर भी सेल्फ प्रोज्यूम वर्ड का यूज किया गया है किसी फैक्ट के बारे में कि कोर्ट उसको सेल्फ प्रोज्यूम करेगा, तो कोर्ट उस तथ्य को मानेगा, यानी कि उसके लिए मैंडेटरी है। ऊपर लिखा था कि वो मान सकता है, साबित हुआ मान सकेगा, कोर्ट का वहां पे विवेक अधिकार था, लेकिन यहाँ पे विवेक अधिकार नहीं है, कोर्ट को उस फैक्ट को क्या है, मानना पड़ेगा कि उस तथ्य का अस्तित्व है, जब तक कि वो डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, तो डिस्प्रूव कैसे होगा, जब कोई अदर पार्टी उस संदर्भ में साक्ष्य जो है कोर्ट के सामने दे दे कि ये ऐसा तथ्य जिसका अस्तित्व नहीं है, उदाहरण करेगा। हम पढ़ेंगे इस अधिनियम में सेक्शन 78 से लेकर हम जो है 87 तक में क्या पढ़ेंगे, हम सेल्फ प्रिज्यूम को पढ़ेंगे। ये सब सेल्फ प्रिज्यूम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, राइटिंग पे इतना विशेष ध्यान मत देना मेरे, क्योंकि जैसे सेल्फ प्रिज्यूम की हम बात करें तो सेक्शन 80 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे क्या है, ये बताया गया है जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है, यानी कि जो राजपत्र होता है, तो उसको कोर्ट क्या है, असली मानेगा। यदि वो राजपत्र है, वो डॉक्यूमेंट असली ही मानेगा जब तक कि उसको डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता। यदि कोई व्यक्ति साक्ष्य देता है कि ये राजपत्र जो है नकली है या फर्जी है, तब तक कोर्ट उसको असली मानेगा, क्योंकि इसका हम क्या है, सबूत दे रहे हैं, तो ये क्या है, रिब्यूटेबल होती है। हमने देखा था ना कि ये जो है खंडनीय अवधारणा होती है, रिब्यूटेबल प्रजम्पशन होती है ये, इसका खंडन किया जा सकता है। खंडन करने के लिए क्या है, सबूत दिए जा सकते हैं, तो ये विधि की खंडनीय अवधारणा कहते हैं इसको हम। फिर आपका आता है अगला, ये सबसेक्शन सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी के अंतर्गत हमको पढ़नी थी, तो आपको ध्यान रखना कि ये एच में आपका क्या था, मे प्रज्यूम, एच में था आपका सेल प्रज्यूम, एल आ रहा है उसमें, तो एल में आपका था सेल प्रज्यूम। ठीक है, सेल प्रज्यूम आपका एल में था, और बी में कंक्लूसिव प्रूफ था, बी कंक्लूसिव प्रूफ था बी में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पे हमने कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है। तो निश्चायक सबूत की जब हम बात करते हैं, तो जहां कहीं इस अधिनियम के द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, तो वह न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। ये कहता है कि मान लीजिए कि इस अधिनियम के अंतर्गत जब किसी एक तथ्य को अन्य तथ्य का हमने क्या है, निश्चायक सबूत घोषित कर दिया है, किसके द्वारा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के द्वारा एक तथ्य को दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, कोर्ट जो उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस दूसरे तथ्य को साबित मानेगा और उसके ना साबित करने के लिए कोई सबूत की अनुज्ञा नहीं देगा। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि ए और बी हस्बैंड वाइफ है, इनकी जो वैलिड मैरिज थी उस ड्यूरेशन के दौरान में एक सी नाम का इनका बच्चा जो था जन्मा था, उन दोनों के वैध विवाह के रहते हुए सी नाम का बच्चा जो था जन्मा था। तो अब प्रश्न ये है कि भाई ये इनका धर्मज बच्चा है कि नहीं, लेजिटिमेट चाइल्ड है या नहीं। ए और बी के वैध विवाह के रहते हुए इसका जन्म होना साबित हो गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर इसके धर्मजता धर्मजता का प्रश्न ही नहीं आएगा, उसके धर्मज ही बच्चा माना जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि वैध विवाह के रहते हुए किसी पुरुष और स्त्री के कोई बच्चा होता है तो वो धर्मज माना जाता है। तो वैध विवाह के दौरान इसका जन्म होना यदि प्रमाणित हो गया, तो दूसरा अपने आप ही क्या है, साबित माना जाएगा। तो ये क्या है, आपका कंक्लूसिव प्रूफ होता है। कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 एंड 112। जब इसको यहाँ पे पढ़ेंगे तो कंक्लूसिव प्रूफ को और अच्छे से आप वहां पे समझ पाएंगे। जब एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का कंक्लूसिव प्रूफ घोषित कर दिया जाता है, तो उसके संदर्भ में क्या है, उसको ना साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया जा सकता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मे प्रज्यूम कब होगा, सेल प्रज्यूम कब होगा और कंक्लूसिव प्रूफ कब होगा। ठीक है, इन्हें हम आगे जब ये प्रोविजन पढ़ेंगे जो इनके साथ में हमने डिस्कस की हैं, इन प्रोविजंस को पढ़ेंगे तब भी हम वहां पे बात करेंगे और अच्छे से आपको वहां पे क्लियरिटी आ जाएगी। आई होप आपको ये प्रजम्पशन की जो प्रजम्पशन के जो प्रोविजन है वो आपको समझ आए होंगे। तो आपकी जो है तथ्य की और विधि की अवधारणा होती है, यहाँ से मेंस का प्रश्न भी बनता है, आपको ध्यान रखना है, आपको मुख्य परीक्षा के लिए इस पर एक प्रश्न तैयार करना है आपको। तथ्य की अवधारणा और विधि की अवधारणा क्या होती है और इसके मध्य अंतर, डिफरेंस बिटवीन presumption ऑफ फैक्ट एंड presumption ऑफ लॉ।
ये आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हमने, यदि आपने इसको अच्छे से समझा होगा तो आप सारे डिफरेंस जो है आसानी से लिख पाएंगे। तो आपका ये काम है कि आप इनके डिफरेंस को लिखेंगे। एटलीस्ट 4 से 5 डिफरेंस आपको तैयार करके रखना है, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो प्रिजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी बात आपको समझ नहीं आई है, कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, वहां पे आपको समझा देंगे। या फिर यदि लगता है तो अगली क्लास में हम एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है। अब अगला प्रोविजन है सबसेक्शन 2। देखिए, हम अभी सेक्शन 2 के अंदर जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्लॉज वाइज जो है डेफिनेशन को देखा था। ठीक है। अब इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इसमें प्रयुक्त शब्द और पद जो इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट में परिभाषित है वो, या फिर आपके जो बीएनएस है 2023 का उसमें परिभाषित है, या फिर बीएनएसएस में परिभाषित है, उनका वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम और संहिता में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आईटी, बीएनएस और बीएनएसएस के जो भी वर्ड इसके अंतर्गत, जैसे मान लो कि अपराध को इसमें परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन अपराध इसमें परिभाषित है और इसमें भी परिभाषित है, तो उनका अर्थ ले लेंगे हम। और जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, जांच को परिभाषित नहीं किया गया है, तो जांच हम बीएनएसएस से ले लेंगे। तो इस प्रकार जो वर्ड इसमें परिभाषित नहीं है उनके अर्थ हम यहाँ से ले लेंगे। आईटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होगा, हम आईटी के जो डेफिनेशन क्लॉज है उससे ले लेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अगली क्लास में जो है हम पार्ट 2 के चैप्टर 2 रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स पर बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और आपका कोई भी डाउट है इस क्लास को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये जरूर बताना है कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं, या कोई चीज जो आपको समझ नहीं आई है वो भी आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट।